स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। हमने ख़त्म करा अपना सेकंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट वीडियो। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको पता ही है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि विटेकर ने पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई करा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ये हमने 3 तो पढ़ लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांटे किंगडम। इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। अब थोड़ा सा मैं और रिपीट कर दूं कि क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए, आज हमने प्लांट्स पढ़ने हैं: एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म्स। तो इन सबको पहचानना, याद रखना, आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर टैक्सोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम इन्हें छोटे छोटे या सिमिलर जो प्लांट्स थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जो दूसरे तरह के सिमिलर थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ऐसे हमारी कन्वीनियंसी के लिए, हमारे इजी टू लर्न, इजी टू आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्लासिफाई करा था। ये हमने अब क्लासिफिकेशन जो है, अगर देखा जाए तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। जो 18th सेंचुरी से पहले वाले थे, जैसे एरिस्टोटल के टाइम के थे, थियोफ्रास्टस के टाइम के थे, अप टू डी कंडोले, जितने भी टैक्सोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिए थे उन्हें हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में रखा था। अब जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, या हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हो गई, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हो गई, ऐसे ना। तो सेम वे, जब इतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, जस्ट जो कैरेक्टर्स दिखते थे उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनको हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन या फिर कह लो बहुत जो पुराना क्लासिफिकेशन है वो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन में रख दिया था। अब एरिस्टोटल के बारे में हमने पढ़ा ही है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है। थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया। फिर जो 18th सेंचुरी के बाद मीन्स 1872, 92 ऐसे जो दिया था, मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो उनका नाम रखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, या उन्हें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रख दिया था। बेंथम एंड हुकर थे टैक्सोनॉमिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स की स्टडी भी की है। एक फ्लोरा भी बनाया था बेंथम और हुकर। ये चलो हायर क्लासेस की बात है। तो बेंथम और हुकर ने ये सिस्टम प्रपोज करा था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और ये आज तक फॉलो हो रहा है। हम पढ़ते दोनों ही हैं, आर्टिफिशियल भी और मॉडर्न भी, लेकिन हम एम्फेसिस जो है हायर क्लासेस में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब दोनों क्लासिफिकेशन को 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करा था। ये तो मतलब एक बेसिक है कि हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन हो गया 18 सेंचुरी के पहले के, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो टिल टुडे, और 18th सेंचुरी के बाद जो बनाए थे। लेकिन ओवरऑल क्लासिफिकेशन को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड फिनेटिक क्लासिफिकेशन। अब अगर मोटे तौर पर याद रखना है, जैसे आपको कोई भी पूछे भाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो क्लासिफिकेशन ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित होता है, बेस्ड होता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ट्री है या हर्ब है, ग्रास है, श्रब है, झाड़ी है, तो हमें देखकर ही पता चलता है कि ये छोटे हैं, ग्रीन कलर के हैं और हर्ब्स हो गए। फिर ये झाड़ी है, थोड़ी सी इसकी लेंथ बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी ब्रेड्थ है, तो उसे हमने श्रब्स में रख दिया। फिर लंबे लंबे जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, उन्हें हमने ट्रीज में रख दिया।
ये हमें बाहर से देखकर पता लगता है कि लेंथ ऑफ प्लांट कितनी है या फिर उसकी ब्रेड्थ कितनी है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ है ना, उसके लीव्स का कलर क्या है, उसमें फ्लावर्स है कि नहीं है। तो ये करैक्टर सिर्फ बाहर से दिखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से हमें करैक्टर्स दिखते हैं उनकी स्टडी के आधार पर या उन करैक्टर्स के ऊपर जो बेस्ड है क्लासिफिकेशन, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये सबसे पहले लिनियर्स ने दिया था। फिर सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन विटेकर ने इसकी शुरुआत कर दी थी, विटेकर ने दिया था सबसे पहले। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करैक्टर्स पर बेस्ड होता है, मतलब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल करैक्टर्स, जो जैसे चीर फाड़ करके अंदर के जो करैक्टर्स होते हैं उनको। अंदर के अब करैक्टर्स कौन से हैं? आपने फर्स्ट चैप्टर में मेटाबॉलिज्म पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ग्लूकोज बन रहा है नहीं बन रहा है, एटीपी बना नहीं बना, ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ, ऑक्सीजन यूज़ हुआ, क्या टूटा क्या बाहर निकला, ये सारे होते हैं इंटरनल करैक्टर्स। एक्सटर्नल तो हमने डिस्कस कर ही लिए। फिर थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो जैसे इंटरनल तो है ही है, इंटरनल हम जेनेटिक लेवल पर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, मान लो किसी प्लांट में 5 है किसी में 8 है, तो ये इंटरनली सारी स्टडी होगी। जीन्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। मोर ओवर ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, मतलब अब हम जेनेटिकली ही स्टडी कर कर बता पाएंगे ना कि इनके पूर्वज या एंसेस्टर्स कौन थे, या मंकी जो है वो किससे इवॉल्व हुए। मंकी है, मंकी से फिर मैन बना, तो हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स कौन है? मंकी। अब मंकी किन से ओरिजिनेट हुए थे, उनके एंसेस्टर्स कौन है? तो ये सारे जो हैं डिपेंड करते हैं, इन्हें कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम तभी बता पाएंगे ना। ये एंगलर और प्रेंटल ने और तख्ताजन ने, 2 साइंटिस्ट थे, तख्ताजन और एंगलर और प्रेंटल, इन्होंने सबसे पहले दिया था। अब फिर और एडवांस स्टडी हो गई तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन। जितने भी टैक्सोनॉमिक रूल्स हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर उनका नामकरण करना जरूरी है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हेल्प से या अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स हम प्लांट्स के ऑर्गेनिजम्स के नामकरण करते हैं। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक रूल्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया जाता है उसे कहते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जो सबसे पहले दिया गया था 300 BC टू 1830, तब तक जो क्लासिफिकेशन दिए हुए थे 1830 से पहले पहले, वो सारे थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये पहले ही हम बात कर चुके हैं कि वन और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि उसका हैबिटेट स्टडी कर लिया कि वो कहाँ ग्रो कर रहा है, मिट्टी में है, पानी में है, पहाड़ों पर है, बर्फ में है, तो ये हैबिटेट हो गया। ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स क्या हैं। फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन दिया था। अब फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर में ये एक तो सेंटर में स्टिग्मा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम, और इसमें किसी फ्लावर में 3-4 ये ऐसे स्टैमेंस लगे होते हैं, ये होते हैं स्टैमेंस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्योंकि ये बाहर से दिख जाएगा कि 3 स्टैमेंस है, या 3-4 भी छोड़ो, जस्ट कि स्टैमेंस प्रेजेंट है या स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो ये इनके आधार पर भी ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो दिया हुआ था। लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। आपको भी पता है, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जैसे वायरसेस का नेचर कंट्रोवर्शियल था, तो उसमें बहुत सारे
वो कंट्रोवर्शियल नेचर होने के कारण उन्हें कोई साइंटिस्ट क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। तो ऐसे और भी कई जो ऑर्गेनिजम्स थे वो या तो क्लासीफाई होने से रह गए थे ड्यू टू कंट्रोवर्शियल नेचर, या फिर उन्हें रखना कहीं और था, लेकिन पहले स्टार्टिंग में रख किसी और ग्रुप में या सिंपल ग्रुप में रख दिया था। तो इसलिए इन्हें कंट्रोवर्सीज होने के कारण बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता। फिर आ गया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। दिस system of classification are based on overall resemblances, mostly in gross morphology, using as many taxonomic characters as possible to group taxa. मतलब एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते थे या हम स्टडी कर सकते थे, देख कर सकते थे, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया हो, मतलब एज मैनी एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने एक टैक्सा के, एक ऑर्गेनिज्म के या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हमने कैरेक्टर्स स्टडी कर लिए। फिर उन कैरेक्टर्स के आधार पर उसे पर्टिकुलर ग्रुप में रखा या पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा, मान लो पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, जो भी आपने हायरार्की पढ़ी थी उसमें रखा, उसे कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। फिर अब जैसे आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा कि चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने छोटी क्लासेस में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था, जैसे कि इन्वायरमेंट जो है, जो कंपटीशन में जीत गया वो बच जाएगा, जो हार गया वो मर जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन है ये, उसमें हम नहीं चुनने जाते किसी को भी, नेचर खुद, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या स्नो है तो कोई ऑर्गेनिज्म जो स्नो में या बहुत गर्मी में अपने आप को अडेप्ट कर लेगा वो बच जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो ये तो सिंपल नेचुरल रूल है। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन दिया था। देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जब डार्विन तक तो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, फिर डार्विन के बाद, डार्विन की थ्योरी के बाद कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी की गई। तो फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को देखकर मतलब और ज़्यादा हमें करैक्टर्स के बारे में पता चला। तो जो सिमिलर करैक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें एक टैक्सा में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। जो थोड़े और अलग तरह के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेकेंड कैटेगरी में रख दिया, फिर थर्ड कैटेगरी में। अब जैसे मान लो अब प्लांट्स की बात करें तो algae जो है उसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं प्रेजेंट है, तो ये करैक्टर देखा। फिर उसका एवोल्यूशनरी देखा कि उनके एंसेस्टर्स कौन है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो उनको फिर मान लो अलग क्रिप्टोगैम्स में रख दिया, किसी को फेनेरोगैम्स में, जो हमने कल पढ़ना है। तो ऐसे एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स या बेसिस पर जिन ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासीफाई करके सिमिलर वालों को एक ग्रुप में, एक टैक्सा में रख दिया, उसे कहते हैं, या जिनके एंसेस्टर्स कॉमन थे उन्हें सेम टैक्सा में रख दिया, वो हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स यूज़ करते थे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, सारे ही तकरीबन कैरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि तब तक थोड़ी स्टडी भी एडवांस हो गई, माइक्रोस्कोप एडवांस आ गए, लेबॉर्ट्रीज में और थोड़ी प्रोग्रेस कर ली, इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ले आए। तो जो एवोल्यूशनरी स्टडी थी वो और पॉसिबल हो गई ज़्यादा करने के लिए। तो फिर इसलिए मैक्सिमम कैरेक्टर्स टैक्सोनॉमिस्ट ने देखने की कोशिश की ताकि जितने भी मैक्सिमम कैरेक्टर्स डिस्कस किए जाएं, कुछ रह ना जाए, और फिर ही उन्हें असाइन किया था एक प्रॉपर ग्रुप या फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सो ऑन।
फिर ये जो और करेक्टर्स थे या फिर ये जो क्लासिफिकेशन थे एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज और shrubs showing resumed evolution of the group। अब क्या उस समय जैसे स्टडी हो रही थी तो हम मान लो कोई हमने डाटा रिप्रेजेंट करना है, या तो हम ये बार डायग्राम बना देते हैं या फिर ये लाइन डायग्राम बना देते हैं अपने डाटास को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। ऐसे कुछ भी ऐसे आ गया ग्राफ, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन उस समय क्योंकि मोबाइल्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करा था, बनाया था और लोगों ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ट्री या श्रब्स ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। बॉटनी वाले थे, अब बॉटनी वाला ही दिमाग चलेगा कि ट्री या श्रब वगैरह के फॉर्म में अपने डाटास को या अपने क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट इज phonetic classification। अब to avoid difficulties of establishing evolutionary relationships which are difficult and controversial, particularly if there is no fossil evidence। अब ये इस क्लासिफिकेशन के में जब जैसे अब बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबकी फॉसिल हिस्ट्री करी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को या फिर